7 नवंबर का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं और आज कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। जीएस से थोड़ा सा कम रहेगा, एक दो जगह में जीएस पे बात करूँ, लेकिन बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं इस पीडीएफ के में। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस के भी ज़्यादा भी हैं, क्वेश्चंस कम से कम 8-10 क्वेश्चंस हैं और फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि पीसीएस में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो 7 नवंबर करंट अफेयर्स लेकर हम हाजिर हुए हैं और सबको तो पहले गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। और स्टार्ट करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन कि एक ऑनलाइन कोर्स हम पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए प्री के लिए दे रहे हैं आपको, जिसकी फीस मात्र 999 है। बेहतरीन कोर्स है ये और इसमें करंट अफेयर्स से आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। ना सिर्फ वीडियोस के रूप में, पीडीएफ के रूप में, बल्कि टेस्ट के रूप में भी आपको दिया जाता है, जिससे कि चीज़ें याद हो सकें। इसके लिए आप ये नंबर जो दिया है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। पहला सवाल लेते हैं। एक इलेक्शन बल्कि दो सवाल हैं इस तरह के सेम हैं जहां पर नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। एक तो ब्राज़ील में हुए हैं, ठीक है, एक और है, आपको देखना पड़ेगा, भी रुक जाइए। दूसरा, और जब भी कोई नया इस तरह के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जब इलेक्ट होते हैं तो मैच द फॉलोइंग वाले सवाल पीछे से बन जाते हैं। तो ब्राज़ील में नया राष्ट्रपति जो बना है वो कौन है, इसके बारे में बताना है। तो जो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति जो बने हैं वो हैं लुइस इनोकाको लूला डी सिल्वा। तो ये जो हैं लूला डी सिल्वा बोला जाता है इनको। और ये राष्ट्रपति बने हैं, पहले बन चुके हैं, दोबारा फिर से बने हैं इसके अंदर। और ये अब काफ़ी बहुत क्लोज मार्जिन से जीत के आए हैं। ये सवाल तो खैर फैक्चुअल हो गया, लेकिन अगर इसी सवाल को हम थोड़ा सा जीएस के साथ जोड़ दें, थोड़ा सा जोड़ दें, तो ब्राज़ील का नाम लेते ही फुटबॉल छोड़कर अगर हम बात करें तो किस चीज़ का नाम याद आता है आपको? एग्जाम में ब्राज़ील कहाँ आता है? अगर मैं आपसे बोलूँ कि आंसर इज ब्राज़ील तो क्वेश्चन क्या होगा? तो क्वेश्चन होगा कि भाई अमेज़ॉन के जो पेड़ हैं वो कहाँ पर है? तो अमेज़ॉन जो है, अमेज़ॉन.com नहीं, अमेज़ॉन के जो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो ब्राज़ील में है, और भी कंट्रीज़ में है, जैसे साउथ अमेरिका में है ब्राज़ील, वैसे तो साउथ अमेरिका के अंदर है। और उसमें अमेज़ॉन बेसिन जो है वो ब्राज़ील के अंदर है। अमेज़ॉन का वो लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, दुनिया के फेफड़े कहा जाता है, और बहुत बड़े इलाके में है, ठीक है। तो अमेज़ॉन है एवरग्रीन। अब कोई पेड़ एवरग्रीन है तो इसका तात्पर्य क्या है? और कोई पेड़, अगर मैं बोलूँ डेसिडियस फॉरेस्ट है, यानी कि अपने पेड़, अपने पत्ते जो है पतझड़ में उसके पत्ते झड़ जाते हैं, तो उसका तात्पर्य क्या है? थोड़ा सा मुझे ना साइंस के रूप में बताइएगा, क्योंकि यहाँ से एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो एग्जाम में आता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ देखते हैं अमेज़ॉन के ऊपर जो पर्वत है वो ब्राज़ील में। एक सवाल और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रास लैंड। ग्रास लैंड, घास के मैदान। ब्राज़ील में जो घास के मैदान है, अब देखो ये लिखा है, उसे कहते हैं पेम्पास। बहुत इंपॉर्टेंट है। घास के मैदान के ऊपर एक सवाल आता है कि पेम्पास कहाँ पर है, पेरी कहाँ पर है, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो मुर्ग कहाँ पर है, बुग्याल कहाँ पर है। तो ये सब आपको घास के मैदान वाले जीएस के सवाल है। तो ये है पेम्पास, जो कि है ब्राज़ील के अंदर, और इसके नीचे ही का दोस्त जो है उसका नाम है कैटागोनिया। पैटागोनिया। पैटागोनिया जो अर्जेंटीना के अंदर है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो पेम्पास है वो घास के मैदान है, पेटागोनिया घास का मैदान है, लेकिन ठंडे घास का मैदान है, ठंडा इलाका है ये पेटागोनिया, ठीक है। याद रखिएगा ये एग्जाम में आता है, ठीक है। बगल में चिली है जहाँ पर एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत। तो अगर कभी माउंटेन रेंज के ऊपर पूछा है तो आपको इस तरह से चीज़ें याद रखनी हैं। चीज़ें थोड़ा समझ रहे हो आप, ना सिर्फ ब्राज़ील के बारे में बल्कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ऊपर एक और आगे जो लियोनोस, तो जो वेनेजुएला का इलाका, ऊपर वाला इलाका आता है, वहाँ पे लियोनस वाला इलाका आता है, उसको भी घास का मैदान कहा जाता है। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें आ गई हैं आपको। और यहाँ पे सेल्वास भी है। तो ब्राज़ील में दो चीज़ें हैं, सेल्वास और पेम्पास, दो घास के मैदान आते हैं। लियोनोस जो है वो थोड़े ऊपरी वाला, जो गुयाना वाला इलाका है, वहाँ पर आता है घास का मैदान। अगर अर्जेंटीना की बात करते हैं तो पैटागोनिया है जो ठंडे घास का मैदान इलाका है, और बगल में एंडीज आ गया। तो कुल मिला के मैं 4-5 चीज़ें कवर कर ली आपको, और उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, तो कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वन फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2022। तो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो हुआ फुटबॉल का, वो किसने जीता? तो वो जीता है स्पेन ने, ठीक है। स्पेन ने जीता है, कोलंबिया को हराया 1-0 से। लेकिन सवाल ये बनता है कि ये हुआ कहाँ पर? तो दोस्तों ये जो फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ फीफा का अंडर 17 वाला, वो हिंदुस्तान के अंदर हुआ है, इंडिया में हुआ है। पता नहीं आपको होश है कि नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर हुआ है। इसको स्पेन ने जीता, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इंडिया सारे मैच लगभग हार गई थी अपने, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये अंडर 17 का फुटबॉल का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, तो अभी फिलहाल नॉर्मल वर्ल्ड कप, मतलब आदमियों का वर्ल्ड कप होने वाला है, वो कहाँ पे होगा?
दोस्तों वो होगा आपका कतर के अंदर, ठीक है। कतर में फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कतर 2022 के नाम से होने वाला है, ठीक है। बहुत बड़ा। अब मैं अगर स्पेन को अगर जीएस जोड़ूँ तो स्पेन अगर आंसर है तो सवाल क्या होगा? देखिए स्पेन अगर आंसर है तो एक जगह का नाम है कैटलोनिया, कैटलोनिया, ठीक है, जो आप जहाँ देख रहे हैं। अब कैटलोनिया जो है ना, ये वो क्षेत्र है जो स्पेन का सबसे रईस क्षेत्र है, जैसे कि इंडिया का आपका मुंबई, ठीक है। तो ये अपने आप पे काफ़ी संपन्न है, मिनरल्स है, रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं। और यहीं इसी में एक सिटी है, इसका नाम है बार्सिलोना। आपने बहुत फेमस शहर का, फुटबॉल टीम बहुत है फेमस है बार्सिलोना के अंदर। मोबाइल जो कांग्रेस हर साल लगती है जब बड़े बड़े मोबाइल लॉन्च होते हैं, वो तो हुई है। और ये बात मैं ये क्या कर रहा हूँ मैं कि कैटलोनिया जो इलाका है वो एक ऐसा इलाका है जो अपने आप को स्पेन से अलग करने को कह रहा है। अब पिछले कुछ सालों में अलग अलग देशों में कुछ क्षेत्र ऐसे आए हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं स्पेन का कैटलोनिया हो गया, तो यूक्रेन का क्रीमिया हो गया। इंडिया की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का तो है ये मसला, ठीक है। बाकी जो भी और भी इलाके हो गए, तो कुछ ऐसे ये एक तरह का मूवमेंट चल रहा है जहाँ पर अपने आप को अलग करने की बात की जा रही है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन, अगर मेंस की बात पूछेंगे तो पूछ लेगा कि भैया ये बताओ कि ये स्टार्ट क्यों हो रही है, ऐसा हो क्यों रहा है, ये ऐसा क्यों इस तरह की फीलिंग आ रही है, इस सेपरेशन की फीलिंग क्यों आ रही है। अभी हमने खालिस्तान मूवमेंट देखा, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा खालिस्तानी हो गए। तो ये आप आपको इसमें टेररिज्म और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, और लगातार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फिलहाल के लिए समझिए कैटलोनिया जो है वो इलाका है जो अपने आप को अलग करना चाहता है स्पेन के ऊपर। स्पेन मना कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल करेगा। और एक सवाल और आता है जो पीसीएस में आता है, जीएस से आता है, स्पेन को लेकर आता है, वो आता है स्पेन और फ्रांस का जो बॉर्डर है उसे क्या बनाया। उस पर देखिए पेरनिस नाम का एक माउंटेन रेंज आता है, जिस तरह हिमालय की माउंटेन होती है, उसमें पेरनिस नाम का माउंटेन रेंज है जो स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे बनता हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया सवाल, आई थिंक 2 साल पहले ही बड़ा सवाल आया था, ये तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। जमशेद जे ईरानी जो अभी एक्सपायर हुए हैं वो किससे संबंधित हैं? बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट रहे, ठीक है। जमशेद जी ईरानी वो जो पास अवे हुए वो एमडी थे टाटा स्टील के। किसके थे? टाटा स्टील के थे। और 1991 का जो काफ़ी ज़्यादा इंडिया की हालत ख़राब थी, उस समय उन्होंने टाटा स्टील को अपने समझदारी से बचा लिया था इसमें, ठीक है। तो सॉरी क्या नाम है इनका, जमशेद जे ईरानी, ठीक है। और अभी टाटा ग्रुप का एक साइरस मिस्त्री जो रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गए थे, तो टाटा के ऊपर दो बहुत ही बड़े एक आघात हुए हैं। तो देखते हैं कैसे टाटा अपने आप से उभरती है, बहुत प्रोफेशनल वैसे कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक सोशल मीडिया वेबसाइट है जिसने कहा है कि अगर आप हमें यूज़ करोगे और उसमें ब्लू टिक जो है अगर आपको लेना है तो उसके लिए कुछ पैसा चार्ज करना देना पड़ेगा। तो ये ब्लू टिक जो वेरिफिकेशन वाला होता है, वेरीफाई करने वाला, अकाउंट को वेरीफाई करने वाला, उसके लिए कुछ पे करने की जो बात कर रहा है वो कौन कर रहा था? देखिए वो कर रहा है ट्विटर। ट्विटर ने बोला है कि अगर तुम्हें नीले रंग का टिक चाहिए, ऑफिशियल वेरीफाइड चाहिए, तो आपको कुछ पैसा, आई थिंक 600-800 रुपये महीना देना पड़ेगा। और इस पर काफ़ी बड़ा विवाद चल रहा है, और विरोध चल रहा है, लोग देने को तैयार नहीं है। अब बहुत पैसे लोग, ऐसा नहीं कि 50 पे है नहीं, असल में जब जो चीज़ फ्री की आदत पड़ जाती है ना तो फिर वो देते नहीं है, ठीक है। तो फ्री वाला जो सिस्टम है ना सही नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। अब ट्विटर नो डाउट नुकसान बहुत उठा रहा होगा इससे, लेकिन सही फैसला है। अगर कुछ अपने आप को स्पेशल दिखाना है तो कंपनी ऐसे फैसला कर सकती है। अब सही है गलत है, मैं सॉरी सही है गलत है तो आपको बताना है। मैं तो बोला कि अगर स्पेशल सर्विसेज हैं तो अगर थोड़ा सा चार्ज कर रहे हो तो नॉट बैड। इंडिया का एक क्रिकेटर है जिनको T20 के अंदर नंबर 1 रैंकिंग मिली है, नंबर 1 रैंकिंग मिली है T20 के अंदर एज ए बैट्समैन। कौन है? तो वो है सूर्य कुमार यादव, ठीक है। इनको T20 फॉर्मेट के अंदर वर्ल्ड की नंबर 1 रैंकिंग मिली है और ज़बरदस्त खेलते हैं बहुत ये। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। अब इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। तो आप देख लिया, दो दो लोग इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। एक है बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के बने हैं, ठीक है। और दूसरे पहले वाले बने थे वो आपके बने थे आप ब्राज़ील के, जिसका नाम था लूका लूका डा सिल्वा, ठीक है। तो जिस तरह हमने ब्राज़ील के बारे में डिटेल में पढ़ा, अगर हम यहाँ पर पढ़ें, यहाँ पर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, बेंजामिन नेतन्याहू। देखिए बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में एक बड़ी खास बात है, क्योंकि एक तो मोदी जी के बड़े दोस्त हैं और मोदी जी जैसी हरकतें इनके अंदर हैं। वो है राइट विंग एक्टिविस्ट है, और मतलब कि ये दक्षिणपंथी इंसान है। ये थोड़ा सा, ये दक्षिणपंथी व्यक्ति कौन होता है? जो पुराने रीति रिवाज कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करता है और सोचता है यही सच है कि
लिया भाई अकबर का ज़माना सबसे बेस्ट था और वो ज़माना आना चाहिए, उस तरह से आना चाहिए, उस तरह के रीति रिवाज फॉलो करने चाहिए, तो उसे दक्षिणपंथी रेडिकल या कहते हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इस तरह के नेता हैं और मोदी जी की इनसे बहुत ज़्यादा दोस्ती होती भी है। अब अगर मैं कहूँ कि इज़राइल आंसर है तो इस सवाल क्या बनेगा, तो देखिए सवाल ये बनेगा कि इज़राइल के सामने एक है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। तो उस भूमध्य सागर के आसपास कितनी कंट्रीज़ हैं और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो देखिए ये तो अब आपको होमवर्क करना है। ये देखिए भूमध्य सागर है ये, तो भूमध्य सागर के आसपास कौन कौन सी कंट्री है, सीरिया हो गई, टर्की हो गई, इसराइल हो गई, इजिप्ट हो गई, जो कि बॉर्डर पर आती है, तो ये आपको बताना है, ठीक है, ये बताना है। प्लस एक चीज़ और है, जो ये बेंजामिन नेतन्याहू हैं और इन्होंने एक चीज़ देखिए, हाँ, जो आप ये देखो सिनई, तो सिनई का जो इलाका है ये इजिप्ट का इलाका, और ये एक तरह का आ, पेनिसुला है। पेनिसुला होता है, तीन जगह से पानी खुला होना, उसको कहते हैं पेनिसुला। तो ये सिनई का इलाका है, जो एग्जाम में पूछा भी गया, यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो बताना आपको, सिनई जो है वो इसराइल और इजिप्ट के बिल्कुल बॉर्डर पे है, और उसका मुंह जो है मेडिटेरियन सी की तरफ खुलता है। 17 प्रवासी भारत भारत दिवस जो होगा, 7वां प्रवासी भारत दिवस जो होगा वो मनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में इंदौर के अंदर। और इसमें जो चीफ गेस्ट बनाए जा रहे हैं वो गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को चीफ गेस्ट बनाया जा रहा है, जो गयाना के प्रधान राष्ट्रपति हैं। और ये गयाना जो इलाका आप देख रहे हैं ये साउथ अमेरिका में है, बगल में ब्राज़ील है, सूरीनाम है, वेनेजुएला है, ठीक है, और ये बगल में है यहाँ पे। तो आप देखिए कितना ज़्यादा, सॉरी तो ये गयाना के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो हैं वो 17वें प्रवासी भारत दिवस में भारत आएंगे। और ये प्रवासी दिवस मनाया क्यों जाता है, ये मनाया जाता है जब 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस हिंदुस्तान आए थे। अब आपको सवाल बताना है, क्या महात्मा गांधी ने 1915 में जब आए और उसके बाद 1915 में कांग्रेस का जो अधिवेशन जो था वो गांधी जी ने जब अटेंड किया, तो क्या वो पहला कांग्रेस का अधिवेशन था जिसको गांधी जी ने अटेंड किया 1915 में, बताना है आपको। फिर एक फर्स्ट वोटर जो है हमारे देश के, श्याम शरण नेगी, जिन्होंने 1552 में इलेक्शन में वोट डाला था, पहला वोट डाला 51 में डाला था, वोट डाला था, वो अभी एक्सपायर के हैं। वो हिमाचल प्रदेश के थे और 106 साल की लंबी आयु के बाद वो एक्सपायर हुए हैं, और इनको इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव किया था, ऑथराइज किया था कि ये जो हैं ये इंडिया के फर्स्ट एवर वोटर हैं, और इन्होंने लगभग 30-34 बार जो है वो वोट डाला है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आ गया होगा, करंट अफेयर्स सब पसंद आ गया होगा, बाकी तो ठीक है। आज के लिए इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ गया होगा। धन्यवाद।